Hello everyone, welcome back. Welcome to part 51 of our Indian Polity lecture series and part 10 of Fundamental Rights. और इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 22 of Indian Constitution. So these are the topics which we are going to cover under article 22 of Indian Constitution. और article 22 का जो मेन पार्ट है वो है पुनेटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई से समझेंगे और इस आर्टिकल से रिलेटेड और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। सो आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा तो उस पर्सन को कुछ प्रोटेक्शन मिलता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक प्रोसीजरल सेफगार्ड टू अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड, यानी किसी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजरल सेफगार्ड उस पर्सन को मिल जाता है इस आर्टिकल की वजह से। और वो क्या है उसको हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखना शुरू करेंगे। आर्टिकल नंबर 22 जो है वो इंश्योर करता है कि स्टेट के पास जो पावर ऑफ अरेस्ट है उसका मिसयूज ना हो एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 जो है वो इंटैक्ट रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे एंड ये चीज जो है प्रोटेक्ट करके रखी जाती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को। आर्टिकल नंबर 22 जो है ये ब्रॉडली टू पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है आर्टिकल 22 का वो बात करता है पुनिटिव डिटेंशन की एंड सेकेंड पार्ट जो है आर्टिकल 22 का वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। तो पुनिटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसको अब आइए हम समझना शुरू करते हैं। पहले जनरल आइडिया लेते हैं, उसके बाद फिर इन चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मानते हैं कि एक इंसान है, उसने गलती की, उसने एक क्राइम किया और उस क्राइम के लिए उसे पकड़ा गया और उसको कन्विक्ट घोषित किया गया, यानी जब वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर केस चला और जजमेंट में कोर्ट ने उसको सजा जो है सुनाई है जिसके वजह से उसको जेल में डाला जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो डिटेंशन है इसको पुनिटिव डिटेंशन कहा जाएगा। पुनिटिव डिटेंशन में हम क्या देख रहे हैं कि किसी पर्सन ने पहले क्राइम किया और उसके बाद वो पकड़ा गया एंड फाइनल जजमेंट में उसको सजा जो है सुनाई गई है। तो ऐसे केसेस को हम पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। ओके, देन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो मान लेते हैं एक पर्सन है, उसके ऊपर शक है या फिर वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आगे जाके लॉ एंड ऑर्डर या फिर नेशनल सिक्योरिटी को वो हार्म करने वाला है। सरकार को जैसे ही ये चीज़ पता चलती है, पुलिस को जैसे ही ये चीज़ पता चलती है तो पुलिस जो है, सरकार जो है इस पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, उसको डिटेन कर लेती है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने अभी गलती की नहीं है बट ये अंदेशा है कि इन फ्यूचर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो वैसा सिचुएशन ना आए, वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन के रूप में इस पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा पहले ही। तो ऐसा जो डिटेंशन होता है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, क्राइम करने से पहले अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है ताकि वो क्राइम न कर सके तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ओके, आई होप कि जनरल डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि लल्लन पीटर जो है वो एक दुकान में गया और वो चोरी कर रहा था। ठीक है, तो चोरी करना क्या हो गया, एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। जब वो चोरी कर रहा था तो शॉप के ओनर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस स्टेशन वहां से नजदीक ही था, इसीलिए पुलिस जो है टाइम पे पहुंची और ललन पीटर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब उसको पकड़ लिया गया, चार्जशीट जो है लगाई जाएगी, उसके ऊपर केस जो है वो चलाया जाएगा एंड केस जो है कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इस पर्सन को, ललन पीटर को इतने महीनों के लिए या इतने सालों के लिए जेल में डाला जाएगा क्योंकि इसने एक क्राइम किया है। तो इस तरीके से किसी को अगर डिटेन किया जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है, उसको नॉर्मल जो सोसाइटी है उससे आइसोलेट किया जा रहा है, तो इसको हम पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ललन पीटर ने पहले क्राइम किया, उसके बाद उसको सजा दी गई एंड सजा के रूप में वो जेल काट रहा है, तो ये पुनिटिव डिटेंशन हुआ। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ललन पीटर जो है उसके एरिया में कल रैली होने वाली है और ललन पीटर जो है उसने कुछ लोगों से पैसे लिए हैं
कुछ ग्रुप से उसने पैसे खाए हैं और ललन पीटर को ये काम दिया गया है उन पैसों के बदले कि कल जो रैली होने वाली है तुम्हारे एरिया में, उसमें राइट्स जो है वो तुम करवाओ, दंगे जो है वो तुम करवाओ। ललन पीटर जो है पैसे लेके ये सारे काम करने को रेडी हो जाता है और वो दंगे करवाने के लिए जो भी मटेरियल्स की, रिसोर्सेज की जरूरत होती है उसको वो जमा करना शुरू कर देता है। पुलिस को या सिस्टम को या फिर कहें कि स्टेट को इस बात का पता चलता है कि ललन पीटर जो है ऐसी चीजें करने वाला है, कल के लिए वो ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है। एंड पास्ट में भी इसके बैकग्राउंड में देखा गया कि ये ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है। तो सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी कि ये ऐसी गलती न करे, कल जो रैली होने वाली है उसमें ये दंगे न भड़कवा पाए, इसके लिए ललन पीटर को पुलिस जो है वो आज ही डिटेन कर लेगी, उसको कैद कर लेगी। तो यहाँ पे ललन पीटर ने अभी क्राइम किया क्या? नहीं, उसने क्राइम नहीं किया, बट अंदेशा था कि वो क्राइम कर सकता है, वो पब्लिक सेफ्टी को हार्म पहुंचा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को वो कोलैप्स करवा सकता है, और उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है इसको डिटेन करती है। तो ऐसा जो डिटेंशन होता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि किसी पर्सन को क्राइम करने से रोका जाता है और क्राइम करने से पहले ही उसको अगर डिटेन कर लिया जाता है तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये दोनों एग्जांपल्स से आपको पता चल गया होगा कि पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे पार्ट 1 ऑफ आर्टिकल 22 जो कि डील करता है पुनिटिव डिटेंशन और राइट अगेंस्ट ऑर्डिनरी लॉ के। सो आर्टिकल नंबर 22 के क्लॉज 1 में क्या कहा गया है? This article gives every person the right to be informed of the grounds of arrest and right to consult and be defended by a legal practitioner. यानी जब भी किसी को क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया जा रहा है तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब पुलिस अगर अरेस्ट करने के लिए पहुंचेगी किसी पर्सन को तो वो पर्सन पूछ सकता है पुलिस से कि मुझे किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हो, एंड पुलिस को बताना पड़ेगा कि हम इस वजह से आपको अरेस्ट जो है कर रहे हैं। और जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसके पास ये अधिकार है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कि वो कंसल्ट कर सकता है, वो डिफेंड कर सकता है अपने आप को किसी लीगल प्रैक्टिशनर के हेल्प से, यानी वो अपने वकील से बात कर सकता है, अपने केस को रिप्रेजेंट करवा सकता है, अपने आप को डिफेंड करवा सकता है। ठीक है, तो ये राइट जो है मिला हुआ है जनता को ड्यू टू वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1। और ये जो राइट है ये किसको किसको मिला हुआ है? यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज हुआ है, यानी सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए ये अवेलेबल होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 में जो बातें कही गई है उसका मतलब क्या हो गया कि किस बेसिस पे एग्जैक्ट क्या रीजन है अरेस्ट का वो पता होना चाहिए उस पर्सन को जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। और इससे क्या इंश्योर किया जाता है? इससे ट्रांसपेरेंसी इन अरेस्ट जो है वो इंश्योर किया जाता है, एंड इलीगल डिटेंशन जो है वो न हो, बिना वजह के, बिना मतलब के किसी को भी अरेस्ट न किया जाए, ये इंश्योर होता है बाय आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल हेल्प करता है कि एक्यूज जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। हम देखते हैं कि इस आर्टिकल के वजह से ही हर पर्सन को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने लॉयर को, जो उसकी पसंद का लॉयर हो, उसको कंसल्ट कर सकता है और अपने केस को वो रिप्रेजेंट करवा सकता है। इस तरीके से इंश्योर किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि फेयर ट्रायल एंड प्रॉपर लीगल डिफेंस जो है वो हर किसी को मिले, एंड इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमने बात किया कि क्या क्या बेनिफिट जो है मिलते हैं जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, बट कुछ ग्राउंड्स ऐसे भी हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे ये बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो बताना मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है अंडर ए कोर्ट ऑर्डर तो ये कंपल्शन नहीं है स्टेट के ऊपर या पुलिस के ऊपर कि वो रीजन बताए कि आपको किस रीजन की वजह से अरेस्ट किया जा रहा है।
ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो कोर्ट ऑर्डर जो है वो अपने आप में एक रीजन है, इसीलिए सेपरेट ग्राउंड बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, कोर्ट ने कुछ करने को कहा था बट वो पर्सन जो है कोर्ट के बातों का उल्लंघन कर रहा है, तो वैसे केस में उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, और उस पर्सन को अगर कोई कारण नया भी बताया जाए तो भी यहाँ पे उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अरेस्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है स्टेट को, पुलिस को, कि वो सेपरेट ग्राउंड जो है वो नहीं बता सकती है। ठीक है, कंपल्शन नहीं है। देन सिविल अरेस्ट अगर होता है तो भी आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हुए किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, और क्योंकि ये क्रिमिनल अरेस्ट नहीं है इसलिए प्रॉपर ग्राउंड जो है वो बताना कंपल्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, देन अरेस्ट फॉर फेलियर टू पे इनकम टैक्स। अब कोई इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है, उसके वजह से अगर उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो वो डिफॉल्टर हुआ अंडर सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल केस नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का सेफगार्ड उसको नहीं मिलेगा। ओके, किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, यानी कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में रह रहा था, वो एलियन सिटीजन है और उसको उसके देश में अगर वापस भेजा जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉपर रीजन, प्रॉपर ग्राउंड बताया जाए कि क्यों उसको डिटेन किया जा रहा है। ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और इसको करने के लिए स्टेट जो है वो अपना प्रोसीजर जो है फॉलो कर सकती है, क्योंकि सेफगार्ड नहीं मिलेगा उस एलियन सिटीजन को एट दैट टाइम जब उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, देन आर्टिकल 22 क्लॉज 2। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 बात करता है दैट दिस आर्टिकल गिव्स एवरी पर्सन द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। यानी किसी को जब अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा, और वो जो 24 घंटे होंगे उसके अंदर जर्नी टाइम इंक्लूड नहीं होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो मान लेते हैं कि 4 PM ट्यूसडे को एक पर्सन को अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो 24 घंटे कब पूरे होंगे? 4 PM वेडनेसडे को। अब अकॉर्डिंग टू लॉ अगर डिस्टेंस ट्रैवल जो करना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और ट्रैवल टाइम जो है वो न के बराबर अगर लगता है तो उस पर्सन को 4 PM वेडनेसडे तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देना होगा। बट मान लेते हैं कि 3 घंटे का ट्रैवल टाइम जो है निकल जाता है, यानी उस पर्सन को जहां से अरेस्ट किया गया वहां से नियरेस्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में 3 घंटे की दूरी जो है वो लग जाएगी। तो ये जो 3 घंटे हैं ये 24 घंटे में काउंट नहीं होंगे। अगर वो पर्सन 4 PM ट्यूसडे को अरेस्ट किया गया है और 3 घंटे का जर्नी टाइम है तो पुलिस जो है 7 PM वेडनेसडे तक उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, ये बात कही गई है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2। अब एक क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर छुट्टी हुआ तो, पब्लिक हॉलीडे हुआ तो क्या होगा? तो अगर पब्लिक हॉलीडे है या फिर कोर्ट बंद हो चुका है, मजिस्ट्रेट का ऑफिस अगर बंद हो चुका है, तो ऐसे केस में भी उस पर्सन को 24 घंटे के भीतर ही पुलिस को प्रस्तुत करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, या तो मजिस्ट्रेट के रेजिडेंस पे ले जाके पेश किया जाए या फिर स्पेशल सीटिंग जो है बुलाई जाए मजिस्ट्रेट की, एंड मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उस केस को देखेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि उस पर्सन की कस्टडी जो है बढ़ानी है, कस्टडी में रखना है या उसको छुड़वा देना है। ठीक है, और इसी आर्टिकल के तहत हम देखते हैं कि राइट मिल जाता है, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। यानी किसी पर्सन को अगर डिटेन किया गया एंड 24 घंटे के अंदर पेश किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट को लगता है कि फर्दर डिटेंशन की जरूरत नहीं है, इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करेंगे कि इस पर्सन को छोड़ दिया जाए तो उसको फिर फर्दर डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, और जब भी मजिस्ट्रेट के सामने किसी को पेश किया जाता है तो वो चेक करते हैं कि ये जो अरेस्ट है ये लीगल है कि नहीं है, ये मिस यूज ऑफ पावर तो नहीं है।
देन मजिस्ट्रेट जो है वो चेक करते हैं कि फर्दर कस्टडी की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो पुलिस के पावर पे एक नजर रखती है, उसको लिमिट में करके रखती है, ठीक। देन आर्टिकल 22 क्लॉज 3, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 बात करता है कि अभी तक जो भी हमने आर्टिकल्स में देखे, जो सेफगार्ड्स मिले हुए हैं लोगों को, वो सेफगार्ड नहीं मिलते हैं इनेमी एलियन को या फिर ऐसे पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। यानी जो सेफगार्ड्स हमने आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 में देखा, आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 2 में देखा, वो सेफगार्ड्स एलियन सिटीजन्स जो कि इनेमी एलियन हैं, यानी हमारे देश का किसी के साथ वार चल रहा है और उस देश का निवासी हमारे देश में अगर है तो वो इनेमी एलियन है। तो इनेमी एलियन को अगर डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो उसको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में बताई गई है, ठीक है। या फिर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अगर डिटेन किया जा रहा है तो उसको भी आर्टिकल 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 22 क्लॉज के तहत जो बेनिफिट सेफगार्ड्स मिले हुए हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, ओके। So now we will be talking about the second part of Article 22 that deals with preventive detention. So Article number 22 को clause 4 कहता है no detention beyond 3 months unless advisory body approves. यानी किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर डिटेन किया गया है तो 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन करके रखना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का फॉर्मेशन होगा। उस एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और वो एडवाइजरी बोर्ड अगर रिव्यू कर देगा कि हाँ एक्सटेंड किया जाए इसके डिटेंशन पीरियड को, तो ही डिटेंशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज वो डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इस एडवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन क्या है, इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होते हैं? तो बेसिकली ये जो एडवाइजरी बोर्ड होता है ये 3 मेंबर बॉडी होती है जो कि लीड किया जाता है बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड पर्सन जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उनकी एक कमिटी रहती है 3 लोगों की, वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर पर्सन का डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए कि न किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि जिस भी पर्सन को डिटेन किया जाता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने केस को, अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सके अपने डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में, यानी अपने पक्ष को रख सके। ये मौका उस पर्सन को मिलना चाहिए, देना होगा स्टेट को, ठीक है। देन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ, उस समय क्या हुआ कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड जो 3 महीने का था उसे रिड्यूस करके 2 महीने का कर दिया गया, बट ये आज तक इन्फोर्स नहीं किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि 3 महीने का लिमिट जो है वो कंटिन्यू होके रहा है अभी तक, यानी मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड जो है वो 3 महीने का है और अगर 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि एक्सटेंशन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग लॉ बनाने का अधिकार किसके हाथों में है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है। तो अगर दोनों ने किसी मुद्दे पे, किसी एक केस पे लॉ बना दिया तो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। सो पार्लियामेंट किन किन रिस्पेक्ट में लॉ बनाती है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन? तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होगा उसके लिए कानून जो है पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट सिक्योरिटी, देन पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज से रिगार्डिंग जो भी केसेस होंगे उसके ऊपर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से कोई लॉ जो है बना सकता है, बट अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। सो मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज क्या है? तो जो भी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं उसके रिगार्डिंग अगर केस ओरिजिनेट होगा, फॉर एग्जांपल कोई जमाखोरी कर रहा है, कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है गैस सिलेंडर का, जिसके वजह से सिलेंडर्स के रेट जो है वो बढ़ सकते हैं, सिचुएशन जो है इंडिया में ख़राब हो सकती है,
तो वैसे जो केसेस है वो मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज के अंडर इंक्लूड होते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए। सो पहला लॉ जो बनाया गया था वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जो कि एक्सपायर हो गया 1969 में। देन आता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में मीशा एक्ट कहा गया। ये 1971 में लाया गया था और 1978 में इसे रिपील कर दिया गया। ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था, क्योंकि 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था, उस समय अगर कोई भी इंसान सरकार के अगेंस्ट भी कुछ बोलता था तो उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता था, उसे डिटेन कर दिया जाता था। और इसी दौरान लालू प्रसाद यादव, जो कि एक युवा नेता थे, उनको जेल में डाला गया इस एक्ट के तहत, मीशा एक्ट के तहत। और जब उनको जेल में डाला गया था उसी समय उनकी पहली बेटी पैदा हुई और इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीशा भारती रख दिया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है वही उन्होंने अपनी बेटी का नाम रख दिया। ठीक है, देन कोफे पोसा एक्ट, जो कि 1974 में लाया गया था, जो कि डील करता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज से। देन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लाया गया 1980 में। देन प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये 1980 में लाया गया। देन टाडा 1985 में लाया गया एंड 1995 में इसे रिपील कर दिया गया। टाडा क्या था? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। देन 1988 में प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से रिगार्डिंग लॉ जो है लाया गया। देन पोटा जो है 2002 में लाया गया, जिसे 2004 में रिपील कर दिया गया। एंड 1967 में UAPA लाया गया, जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है। सो व्हाट इज दिस UAPA? तो UAPA होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ओके, जो कि आज भी एक्टिव है और इसको 2008 में भी अमेंड किया गया, उस समय जब पाकिस्तान ने ताज होटल पे मुंबई में अटैक किया था। ओके, सो UAPA एक्ट जो है वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है? नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। इनमें से किसी चीज़ के ऊपर भी अगर खतरा दिखेगा सरकार को, तो सरकार उस पर्सन को जिसकी वजह से ये खतरा मंडरा रहा है उसको डिटेन कर सकती है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन UAPA एक्ट। ओके, then article number 22 clause 5. This article says that the grounds of detention should be communicated to the detainee and the detainee should be given an opportunity to make representation against the detention order. यानी जब भी किसी पर्सन को डिटेन किया जाएगा तो उस पर्सन को बताया जाएगा कि आपको किस वजह से डिटेन किया जा रहा है, और डिटेनी को यानी जिस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सके, अपने पक्ष को रिप्रेजेंट कर सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ओके, देन आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज 6 कहता है दैट द फैक्ट्स that are considered against the public interest need not be disclosed। यानी सरकार को अगर लगता है कि किसी पर्सन को जब डिटेन किया जा रहा है उस समय उस पर्सन को वो रीजन बता दिया जाएगा कि किस वजह से उसको डिटेन किया जा रहा है, और ये रीजन बताने की वजह से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार जो है वो डिनाई कर सकती है कारण बताने से कि किस कारण की वजह से इस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अधिकार सरकार को मिल जाता है ड्यू टू आर्टिकल 22 क्लॉज 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So now we will be going through Article 22 Clause 7. So Article 22 Clause 7 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाता है कि सर्टेन सिचुएशंस और सर्टेन टाइप ऑफ केसेस के लिए पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि डिटेंशन जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा हो या ना हो, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो सर्टेन केसेस के लिए डिटेंशन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन वो 3 महीने से ज़्यादा का भी कर सकती है, और उस केस में एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 7 की वजह से ही पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि वो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड जो है वो डिफाइन कर सकती है पर्टिकुलर केस के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी के लिए 12 महीने, एसेंशियल सप्लाईज के लिए 6 महीने। तो ये ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम डिटेंशन टाइम का, ये
तय करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 7। इसी आर्टिकल के तहत पावर मिल जाता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट ये स्पेसिफाई कर सकती है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, किस टाइप से इंक्वायरी करेगी और कौन कौन से स्टेप्स उनको फॉलो करने होंगे वाइल डिसाइडिंग कि डिटेंशन पीरियड जो है वो बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये अधिकार पार्लियामेंट के हाथों में मिल जाता है बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।